वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं रीट 2025 के लिए। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है, वह प्रभावित है। ए ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। बी ऑप्शन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। सी ऑप्शन है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। और डी ऑप्शन है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो हमें दिया गया है विविध्यपूर्ण। विविध्यपूर्ण है वो कार्यों का प्रयोग है। हम बुद्धि के जो गार्डनर की थ्योरी है बहुबुद्धि का सिद्धांत से संबंधित है ये। तो सी नंबर जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ है। ए ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार है। बी ऑप्शन है अनुकरण स्मृति व मानसिक निरूपण से संबंधित है। सी ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। और डी ऑप्शन है विकल्पों में निर्वचन व विश्लेषण करने की योग्यता। हमें जो संवेदीगामक अवस्था के बारे में है वो हमसे पूछा है, तो अनुकरण स्मृति व मानसिक निरूपण से संबंधित जो अवस्था इसके अंदर पाई जाती है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मूल्य का विकास है वो कैसे कर सकता है। ए ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देशन देकर। कठोर आ गया तो ये तो अपने आप गलत हो गया। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर नहीं, धार्मिक शिक्षा का महत्व देने से है वो नैतिक विकास है वो कैसे डेवलप हो सकता है। अगला ऑप्शन है हमारे पास कि व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, यानी नैतिक जो शिक्षाएं हैं उनको चर्चा में शामिल कर है वो शिक्षक नैतिक जो मूल्य है उनका विकास है वो कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ए ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का। बी ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का। सी ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो जो मानव व्यक्तित्व है वो परिणाम वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान है वो किसने की। ए ऑप्शन है पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा। सी ऑप्शन है एरिक्सन के द्वारा। और डी ऑप्शन है स्किनर के द्वारा। तो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की खोज करने वाले जो थे साइकोलॉजिस्ट वो थे पियाजे ने है वो 4 जो अवस्थाएं हैं वो बताई है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं हैं वो इन्होंने बताई है। अगला क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी वास्तविक रूप से कोई वस्तु है उनकी विषय में घटना और विषय के विषय में चिंतन है वो प्रारंभ है वो कब कर देता है। ए ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। बी ऑप्शन है संवेदीगामक में। सी ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। और डी ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। तो तार्किक रूप से सोचना है वो प्रारंभ देता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंदर। तो ए ही नंबर ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो जो अवस्था ये है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी इसके अंदर, यानी कि हमें इस ऑप्शन में दे रखा है कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यानी अमूर्त रूप से है वो सोचना प्रारंभ कर देता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से जो अवस्था ऊपर होती है वो सारी अवस्थाएं हैं, वो अवस्था आती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के अंदर। जो इनका कालक्रम है वो भी याद रखना है कि जो संवेदीगामक अवस्था है इसका जो होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक। फिर जो आती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसके अंदर है वो एज होती है 2 से 7 वर्ष। फिर मूर्त आती है, इसके अंदर होती है 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त के अंदर आती है 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है वो आती है। तो इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा है वो सीखता है। तो हम सबको पता है कि जो बालक है वो शेष अवस्था में जो अनुकरण जैसे कि उसके फैमिली करती है उसी हिसाब से है वो सीखता है। तो वो आ जाएगी ए नंबर ही ऑप्शन, शेष अवस्था के अंदर ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस बाल अध्ययन की विधि में अधिगमकर्ता बच्चों से या उनके माता पिता, अध्यापक या अभिभावक से मिलकर विविध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है। बाल अध्ययन विधि है वो हमें पता करनी है कि बच्चा है जो अपने माता पिता से, अध्यापक से या अभिभावक से मिलकर विविध प्रश्नों के जो उत्तर है वो प्राप्त करता है। ए ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, बी ऑप्शन है व्यक्तित्व विधि, सी ऑप्शन है निरीक्षण विधि और डी ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। तो इस क्वेश्चन में जब बच्चा आमने सामने होता है यानी साक्षात्कार विधि के अंदर है वो होता है तो बच्चा है वो अपने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर है वो मालूम कर सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास अध्ययन है। ए ऑप्शन है बालकों के व्यवहार का, बी ऑप्शन है विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, सी ऑप्शन है बालकों के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, यानी सभी का अध्ययन है वो बाल विकास के अंदर है वो किया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में शारीरिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है। ए ऑप्शन है कि बाल्यावस्था में, बी ऑप्शन है युवावस्था में, सी ऑप्शन है शेषवावस्था में और डी ऑप्शन है किशोरावस्था में। तो हमें पूछा है क्वेश्चन में शारीरिक विकास की चरम सीमा पूछी है हमें, तो ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है युवावस्था है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्योंकि जब युवावस्था के अंदर है जो बालक होता है वो पूर्ण रूप से मैच्योर है वो हो जाता है, शारीरिक रूप से है वो परम सीमा यानी कि युवावस्था तक उसकी परम सीमा है वो तय हो जाती है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि और विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो बुद्धि और विकास है वो मुख्य रूप से निर्भर करता है वातावरण पर, करता है आनुवंशिकता पर, करता है व्यक्तिगत अंतर यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर भी है वो निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन में डी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु है वो किसको कहा जाता है। ए ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, बी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था को, सी ऑप्शन है शेषवावस्था को और डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। नहीं, सभी को नहीं कहा जाता, लेकिन जो शेषवावस्था है यानी शेषवावस्था तो हमें दे रखी है, लेकिन शेषवावस्था से ऊपर की जो अवस्था है यानी 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें उसे पूर्व बाल्यावस्था है वो कहा जाता है। तो इस अवस्था में है बालक है वो खिलौनों के साथ है वो खेलना पसंद करता है, इस कारण इस अवस्था को खिलौनों की आयु के नाम से है वो जाना जाता है पूर्व बाल्या अवस्था को। ए नंबर ऑप्शन
राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के से है वो उपयुक्त है वो नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था के लिए है वो उपयुक्त नहीं है, हमसे पूछ। ये ऑप्शन है हमारे पास कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सिखाना, ये तो उपयुक्त है। बी ऑप्शन है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं प्राप्त करना। सी ऑप्शन है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, होता है ये भी। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना, ये भी होता है, ये भी होता है। यानी विकासात्मक कार्य जो बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, तो जो बी नंबर ऑप्शन है यानी पुरुषोचित और स्त्रीचित सामाजिक कार्यों की जो भूमिकाएं हैं वो प्राप्त करना, ये उचित नहीं है बाल्यावस्था के बच्चों के लिए। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ए ऑप्शन है सामाजिक संचरण, बी ऑप्शन है अनुभव, सी ऑप्शन है संतुलीकरण। तो अनुभव और संतुलीकरण है वो होता है, लेकिन जो सामाजिक संचरण है ये वाइगोत्स्की है वो कहते हैं, लेकिन जो पियाजे है इनके द्वारा है वो ये नहीं कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ए ऑप्शन है समानता, बी ऑप्शन है विभिन्नता, सी ऑप्शन है प्रत्यागमन का और डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो हम सबको पता है कि जो ये तीनों नियम है, लेकिन जो अभिप्रेरणा का नियम है वो इसके अंदर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अवस्था तक बालक की दृष्टि श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, यानी उसकी सुनने की क्षमता और उसकी देखने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित किसके अंदर हो जाती है। ए ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष में, बी ऑप्शन है 6 अथवा 7 वर्ष में, सी ऑप्शन है 8 अथवा 9 वर्ष में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी सुनने की और जो देखने की जो क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है 8 से 9 वर्ष के अंदर है वो बालक में है वो, यानी बाल्यावस्था जब आती है तो उसमें पूर्ण हो जाती है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में दूध के दांत या अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। हमें संख्या पूछी है स्थायी दांतों की, तो वो होती है 20। ए नंबर ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा था। तो सीधा हमें ये डेफिनेशन याद रखनी है कि बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है, यह कहने वाले थे कोल एंड ब्रुस। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में कौन से देश में है वो की गई। तो 19वीं सदी के अंदर है वो बाल विकास आंदोलन की शुरुआत है वो की गई थी अमेरिका के अंदर। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का कि बेबी बायोग्राफी लेख किसके द्वारा लिखा गया। तो हम सबको पता है कि बेबी बायोग्राफी जो बुक है वो ये लिखी गई थी पेस्टोलॉजी के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। अगर आपको चैनल है वो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब अगर आपका कोई सुझाव होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के है वो हम एक श्रृंखला है वो शुरू कर रखी है हमने। तो ये सभी क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होने वाले हैं रेट 2025 के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।